एवरीवन, वेलकम टू ईपेव एकेडमी। हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीव एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम यूज करते हैं फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस का यूज करते हैं, जिसका साइज 75 माइक्रोन से कम होता है। फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सीव एनालिसिस हम नहीं करते हैं। उसका रीजन होता है जो हमारा फाइन ग्रेन सॉइल मीन्स क्ले में कोहेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका सीविंग करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। उसका सीविंग करना पॉसिबल नहीं होगा। रीजन होगा पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाएंगे, ड्यू टू कोहेसिव नेचर आपस में मिल जाएंगे, जिससे सीविंग करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इसको हम एनालिसिस सेडिमेंटेशन के थ्रू करते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन का मतलब होता है अवसादन, मीन्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स का सेटल होना। सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज कैरीड बाय बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ, और स्टोक्स ने बताया था कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सेटल करते हैं, और उस वेलोसिटी को बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी। According to Stokes law, settling velocity Vs is equal to gamma W g minus 1 d square divided by 18 mu। d है साइज ऑफ पार्टिकल, गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर, g स्पेसिफिक ग्रेविटी, और म्यू हमारा जो है ये है डायनेमिक विस्कोसिटी। नोटेशन आप लोग कर लेंगे, म्यू हमारा है डायनेमिक विस्कोसिटी। इसकी एसआई यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। स्टोक्स ने ये एज्यूम किया था कि जो पार्टिकल्स हमारे सेटल हो रहे हैं वो पूरी तरीके से स्फेरिकल हैं। उसके अलावा जिस मीडियम में वो सेटल कर रहे हैं वो इनफाइनाइट मीडियम है, और जो सेटलिंग हो रही है डिस्क्रीट सेटलिंग है। बट प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो एक जो लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ है वो ये है। फर्स्ट, स्टोक्स ने एज्यूम किया था कि जो सारे पार्टिकल सेटल हो रहे हैं वो स्फेरिकल है, बट जो क्ले के पार्टिकल हैं प्रैक्टिकली वो सारे स्फेरिकल ना होते हैं, वो होते हैं फ्लैकी। तो मीन्स स्फेरिकल पार्टिकल्स ना होकर क्या होते हैं, फ्लैकी पार्टिकल होते हैं। फ्लैकी का स्फेरिकल का मतलब क्या हो गया, ये गोलाकार, ठीक। और फ्लैकी का मतलब क्या, जो हमारे पार्टिकल में कुछ इस शेप में रहेगा, ठीक, उनका ये पर्टिकुलर शेप ना होगा। दूसरा इन्होंने माना था इनफाइनाइट मीडियम, जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ना कर रहा है, क्योंकि हम जो सॉइल सस्पेंशन बनाते हैं एक पार्टिकुलर डिफिनिट शेप के जार में सॉइल सस्पेंशन क्रिएट करते हैं। तो यहां पर इनफाइनाइट मीडियम ना होकर एक फाइनाइट मीडियम होता है। और नेक्स्ट इन्होंने माना था कि डिस्क्रीट सेटलिंग होता है पार्टिकल में। डिस्क्रीट सेटलिंग जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ना करता है। डिस्क्रीट सेटलिंग का मतलब होता है कि हमारे ये सॉइल के पार्टिकल सपोज करो हैं, कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं, और जब ये पार्टिकल सेटल होता है तो इंडिविजुअली सेटल हो रहा है, इस पर किसी दूसरे पार्टिकल का या सराउंडिंग एरिया का कोई इफेक्ट ना पड़ रहा है, जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ना करता है। तो इसलिए डिस्क्रीट सेटलिंग ना होकर यहां पर क्या होता है, एग्रीगेट सेटलिंग होता है। नेक्स्ट लिमिटेशन जो स्टोक्स लॉ की है वो ये है, स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द साइज ऑफ पार्टिकल 0.0002 mm टू 0.2 mm। स्टोक्स लॉ वैलिड होता है केवल पार्टिकल साइज जो बीच में एग्जिस्ट करते हैं किसके, 0.0002 mm से लेकर के 0.2 mm तक। अगर पार्टिकल साइज 0.0002 से ज्यादा हो जाता है, इफ साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन
0.000 ग्रेटर देन 0.2 mm। जब पार्टिकल साइज 0.2 mm से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमें इस फार्मूले से एक चीज तो क्लियर है कि जो हमारा सेटलिंग वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है, क्योंकि डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो वो डिपेंड करेगा शेप, साइज एंड मास ऑफ द पार्टिकल। मींस अगर वीएस हमारा डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा कि अगर डी हमारा इंक्रीज करेगा तो वीएस हमारा क्या होगा, सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और डी अगर कम होगा मीन साइज ऑफ पार्टिकल कम होगा तो क्या होगा, हमारा सेटलिंग वेलोसिटी भी कम होगा। अब यहां पर देखो डी का साइज मीन 0.2 mm से ज्यादा है, अगर डी का साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीज करेगा इसका मीन्स क्या होगा, ये क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइज बड़ा होगा तो क्या उसका मास भी ज्यादा होगा, जब मास ज्यादा होगा तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर ज्यादा आएगा, तो वो क्या होगा, स्पीड से सेटल करने की कोशिश करेगा। तो एक कांस्टेंट सेटलिंग वेलोसिटी हमें ऑब्टेन ना होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा। जो हमारा मीडियम होगा सॉइल सस्पेंशन उसमें टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा। और अगर डी का साइज लेस देन 0.002 mm होगा तो यहां पर जब साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा सॉइल सस्पेंशन है इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उसमें ब्राउनियन मोशन होने लगेगा, ब्राउनियन मोशन होने लगेगा। ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या है, जिगजैग मोशन होने लगा, मीन्स ये पार्टिकल से वो सेटल ना होकर क्या करेगा, कहीं इधर रैंडमली जाएगा फिर इधर रैंडमली जाएगा और पार्टिकल्स सेटल नहीं होगा, तो हमें सेटलिंग वेलोसिटी ऑब्टेन नहीं होगी। तो यहां नोट कर लेंगे, अगर डी का साइज 0.0002 mm से कम होगा तो क्या, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन विल टेक प्लेस। ठीक, तो ये लिमिटेशन है हमारे स्टोक्स लॉ के। उसके आगे हम देखते हैं, हमें पता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस दो टाइप से होता है, बाय पिपेट मेथड। फर्स्ट होता है पिपेट मेथड और दूसरा होता है हाइड्रोमीटर मेथड। इन दोनों मेथड में जो सॉइल सस्पेंशन बनाने का प्रोसेस होता है दोनों सेम होता है। जो सॉइल सस्पेंशन हम लोग करते हैं, सॉइल सस्पेंशन करने का जो प्रोसेस होता है दोनों में सेम होता है। वो क्या होता है, इसके लिए हम दो ट्रीटमेंट करते हैं, एक होता है हमारा प्री ट्रीटमेंट और दूसरा होता है पोस्ट ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट मतलब, प्री का मतलब पहले जो ट्रीटमेंट किया जाता है सॉइल सस्पेंशन बनाने से पहले, और पोस्ट का मतलब बाद में जो ट्रीटमेंट सॉइल सस्पेंशन बनाने के बाद में करते हैं, वो हमारा होता है पोस्ट ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट में हम ये चेक करते हैं, जो हम सॉइल सैंपल ले रहे हैं, जो ड्राई सॉइल ले रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड या सीमेंटियस प्रॉपर्टी देने वाले कैल्शियम कंपाउंड तो नहीं अवेलेबल है। प्री ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, अगर इफ सॉइल हैव कैल्शियम कंपाउंड, ठीक, अगर कैल्शियम कंपाउंड सॉइल में प्रेजेंट है, कौन सी सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, वो सॉइल जिसका साइज 75 माइक्रोन से कम है, मीन 75 माइक्रोन से पास कर जा रही है। कैल्शियम कंपाउंड अगर अवेलेबल होगा तो क्या होगा, ये सीमेंटस प्रॉपर्टी देगा, जिसके थ्रू क्या होगा, पार्टिकल्स का ग्रुप फॉर्म हो जाएगा और पार्टिकल का जो सेटलमेंट होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो यहां पर कैल्शियम कंपाउंड को रिमूव करने के लिए लिखेंगे रिमूव्ड बाई HCl, हाइड्रोक्लोरिक
एसिड, क्या करेंगे यहाँ पर HCl से हम रिएक्शन करा लेंगे और कैल्शियम कंपाउंड रिमूव हो जाएगा। और अगर सॉइल कंसिस्ट करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड पता प्रेजेंट रहेगा तो हमें पता है कि वो सॉइल को स्टिकी नेचर प्रोवाइड करेगा, स्टिकी नेचर, जिससे सॉइल के पार्टिकल्स का ग्रुप फॉर्म होगा। इस चीज से बचने के लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव करने के लिए ये रिमूव किया था, रिमूव्ड बाय एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स इसको ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो होता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव कर देते हैं। दूसरा है हमारा पोस्ट ट्रीटमेंट। पोस्ट ट्रीटमेंट मीन्स जैसा अभी हमने बताया है, पोस्ट ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट है जो सॉइल सस्पेंशन के बाद अप्लाई करते हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट सॉइल का सस्पेंशन हम बना लिए, उसके बाद उसमें फ्लोक्स का फॉर्मेशन ना हो, इस चीज से बचने के लिए हम लोग डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट मिलाते हैं, या जिसे डिस्पर्सन एजेंट बोलते हैं। क्या लग मिलाते हैं, डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट, या इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट और डिस्पर्सिंग नेम से ही क्लियर है। डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट मींस वो फ्लोकुलेट को या फ्लोकुलेशन को अवॉइड करते हैं, फ्लोक्स को फॉर्मेशन होने में रोकते हैं, वही हमारे होते हैं डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट। कौन कौन से डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, कई सारे यूज करते हैं, कुछ कॉमन है जिन्हें हम बता दे रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम ऑक्जेलेट, एंड सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। जनरली जो मैक्सिमम यूज होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट होता है एज पर IS 2720। इसमें आगे और समझते हैं जो हमारा सॉइल सस्पेंशन है उसमें कितने अमाउंट में हम इस सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट को ऐड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू IS 2720 हम 33 ग्राम सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट प्लस 3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ठीक हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर हम 1 लीटर ऑफ सॉइल सस्पेंशन में ऐड करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू IS 2720 द्वारा प्रेस्क्राइब्ड किया गया है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस का पूरा प्रोसेस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए हम सॉइल सस्पेंशन क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम फाइन ग्रेन सॉइल का यूज कर रहे हैं। सपोज करो सॉइल लिए और उसका जो ड्राई वेट है उसको वेट किए तो पता चला उसका जो मास है वो MD है, MD, और V वॉल्यूम का एक सॉइल सस्पेंशन बना रहे हैं, कैपिटल V। सॉइल सस्पेंशन हम एक फाइनाइट मीडियम में बना रहे हैं जिसकी डायमेंशन हमें पता होगी। जब सॉइल सस्पेंशन बनाए, ठीक, जस्ट आफ्टर मेकिंग सॉइल सस्पेंशन मीन्स T=0 टाइम पर, अगर हम देखेंगे सपोज करो 3 लेयर में फॉर्म हो रहा है, 3 लेयर हमारी बन रही है सॉइल सस्पेंशन में, इसको A, B और C, और जो पार्टिकल्स हैं हमारे 3 टाइप के हैं सपोज करते हैं। एक हमारा सबसे बड़ा पार्टिकल होगा, दूसरा मीडियम साइज का, और एक स्मॉलर साइज का, बिगर साइज पार्टिकल, मीडियम साइज पार्टिकल, और ये स्मॉलर साइज या स्मॉल साइज। स्टार्टिंग में जब सॉइल सस्पेंशन बनाया तो उस टाइम क्या होगा, जितनी भी लेयर A, B, C सभी लेयर में ये सारे पार्टिकल्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद, सपोज करो
आफ्टर टाइम t इक्वल टू T1 पर। जब T1 इक्वल टाइम हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारे मीडियम साइज के पार्टिकल्स होंगे, मीन्स इसका साइज क्या होगा, स्मॉल आर वाले पार्टिकल से बड़ा होगा और बिगर पार्टिकल का सबसे बड़ा होगा। तो जो बड़ा पार्टिकल्स होगा क्या होगा, धीरे धीरे नीचे सेटल करने की कोशिश करेगा। तो हम मानते हैं कि किसी टाइम T1 पर जो हमारा मीडियम साइज का पार्टिकल है वो सपोज करो H1 डेप्थ जो है नीचे आ जा रहा है, ठीक। जो यहां पर हमारा मीडियम साइज का पार्टिकल है, यहां पर क्या था, हमारा ए लेयर था, ठीक, टॉप लेयर, यहां पर सपोज करो बी लेयर है और ये बॉटम में सी लेयर है। तो यहां पर जो है हमारा पार्टिकल H1 डेप्थ नीचे आ जा रहा है और ये डेप्थ हमें इस टाइम के रेस्पेक्ट में पता चल गया। जब हमें डेप्थ पता चल गया और यहां पर जो हमारा जहां पर मीडियम साइज का पार्टिकल्स आके रुका हुआ है, हमने सपोज किया है, तो यहां पर केवल मीडियम साइज का पार्टिकल्स नहीं होगा, इसके साथ साथ वो पार्टिकल्स होंगे जो हमारी बी लेयर का, जिसका साइज इक्वल टू आर लेस देन होगा किसके, इस मीडियम साइज के पार्टिकल्स के बराबर। मींस यहां पर वो भी पार्टिकल्स होंगे जो बी लेयर में छोटे वाले पार्टिकल्स है, वो सेटल नहीं हुए हैं, और ये मीडियम साइज का था इसलिए ऊपर से ये नीचे सेटल हो गया है। तो यहां पर हमें हाइट पता है, कितने डेप्थ पे वो सेटल हो रहा है, उसके बाद टाइम पता है, तो हमें सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, Vs इज इक्वल टू H1 डिवाइड बाई T1। सेटलिंग वेलोसिटी हमें पता चल जाएगा और इस सेटलिंग वेलोसिटी को हम स्टोक्स लॉ से ऑब्टेन की हुई सेटलिंग वेलोसिटी से इक्वेट करेंगे, जो होगा गामा W G-1 d स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू। यहां से और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल टू 18 म्यू डिवाइड बाई गामा W G-1 इंटू H1 बाई T1। हमें टाइम पता हो, कितने डेप्थ में सेटलमेंट हो रहा है ये पता हो, तो हमें साइज ऑफ पार्टिकल पता चल जाना है। और हमें बेसिकली पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में पता क्या करना होता है, हमें पता करना होता है परसेंटेज फाइनर और डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल। जो हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बना था, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना था, क्या था, परसेंटेज फाइनर वाई एक्सेस पर, परसेंटेज फाइनर एम से डिनोट करते हैं, और एक्स एक्सिस पर पार्टिकल साइज, और यहां पर लॉग स्केल होता है, यहां पर अर्थमेटिक स्केल होता है, इसलिए इसको हम लोग सेमी लॉग ग्राफ भी बोलते हैं, सेमी लॉग। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें परसेंटेज फाइनर क्या होता है, परसेंटेज फाइनर आप लोग को बताया है, परसेंटेज फाइनर क्या होता है, अगर किसी एक पर्टिकुलर साइज की सीब है, किसी भी साइज की, तो परसेंटेज फाइनर इस सीब के लिए क्या होगा, वो परसेंटेज ऑफ पार्टिकल जो इस सीब से पास कर गया हो वही परसेंटेज फाइनर होगा। मींस अगर 100% हमारा सॉइल सैंपल है तो इस परसेंटेज फाइनर को फाइंड करने के दो तरीके होंगे। एक तो होगा कैसे कैलकुलेट कर लेंगे कि उस 100% पार्टिकल से उस पार्टिकल्स को माइनस कर दे जो इस सीप पर रिटेन कर गया है, ठीक है, रिटेन्ड माइनस परसेंटेज रिटेन्ड। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरे तरीके से कैसे परसेंटेज फाइनर हम फाइंड करेंगे कि हम ये बता दें कि जो हमारा टोटल सॉइल का पार्टिकल्स है उसके रेस्पेक्ट में कितने पार्टिकल्स पास हो गए। मींस उसको बताने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज फाइनर इज इक्वल टू पार्टिकल, कौन से पार्टिकल पास कर जाएंगे, वो पार्टिकल्स पास करेंगे जिसका साइज इस सीब के साइज के बराबर होगा अप्रॉक्स, या तो कम होगा। तो मींस पार्टिकल साइज हैविंग साइज लिखते हैं, यहां पर परसेंटेज फाइनर क्या हो जाएगा दूसरे तरीके से, परसेंटेज फाइनर पार्टिकल हैविंग साइज लेस देन आर इक्वल टू साइज ऑफ दैट सीब डिवाइड बाई टोटल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, जो हम सॉइल का पूरा पार्टिकल लिए हुए हैं। और ये क्या होगा, बेसिकली कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल हैविंग साइज लेस देन इक्वल टू साइज ऑफ दैट सीब डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ टोटल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। हमें पता चल जाएगा तो परसेंटेज फाइनर पता चल जाएगा। अब यहां पर एक चीज और देखना, परसेंटेज फाइनर हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, इस फार्मूले से।
अब जो हमने यहां पर निकाला किसी एक पार्टिकुलर टाइम t1 के लिए फाइंड किया है और बता दिया कि उसका साइज ये आया है, लेकिन हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइज पता करने के लिए जो हमने केवल टाइम t1 पर वैल्यू फाइंड किया है, हम t की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, t1 t2 t3 डिफरेंट टाइम पर फाइंड करते चले जाएंगे और हमें डेप्थ भी यहां पर वेरी करेगा, h1 h2 h3, उसी के रेस्पेक्ट में हमें h1 h2 h3 मिलता चला जाएगा इस टाइम के रेस्पेक्ट में, और उसी के अकॉर्डिंग हम पार्टिकल्स का साइज फाइंड कर लेंगे। चलो ठीक, अब इसके बाद बात आ जाएगी परसेंटेज फाइनल कैसे कैलकुलेट करोगे। परसेंटेज फाइनल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ टोटल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, उसका कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता था टोटल वेट, टोटल मास जो हमारे सॉइल का कितना था, md था, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन। तो हमें पता चल गया कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ हमारे सॉइल का क्या है। अब हमें बताना है कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल हैविंग साइज लेस देन और इक्वल टू साइज ऑफ दैट सीव, मींस वो पार्टिकल्स हमें बताना है जो इस सीव से पास कर जाएंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या, अभी हमने बताया दो मेथड हैं, एक होता है पिपेट मेथड और दूसरा होता है हाइड्रोमीटर मेथड। क्या है देखते हैं। पिपेट मेथड में क्या होता है, जो हमारा सॉइल होता है, सॉइल सस्पेंशन जो बनाए होते हैं उसमें हम पिपेट को इंसर्ट कराते हैं। पिपेट का वॉल्यूम में पता होता है 10 ml होता है, उससे सैंपल को जो है सक करते हैं एक पार्टिकुलर डेप्थ में जाकर, वो डेप्थ होती है 10 सेंटीमीटर। जो सैंपल सक करते हैं उसको हम ड्राई करते हैं और उसका मास फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पिपेट पता होगा, मास से वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं और हमें ये पता चल जाता है वो कौन से पार्टिकल हैं सस्पेंशन के टाइम जो है सेटल हो रहे हैं किसी पार्टिकुलर टाइम पर, और हमें यही बताना होता है, हमें यही फाइंड करना है कि कौन से पार्टिकल हैं जो सेटल हो रहे हैं, मीन्स कौन से पार्टिकल्स हैं जो सीव से पास हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो एक हमारा सपोज करो ये हमारा सॉइल सस्पेंशन है और यहाँ पर हम पिपेट कुछ इस टाइप से हमारा दिखता है। यहाँ पर बल्ब लगा होता है जिसकी हेल्प से हम सैंपल को सक करते हैं। वॉल्यूम ऑफ पिपेट हमें पता रहता है, ये 10 ml होता है। इसको हम सपोज करो किसी टाइम पर एच डेप्थ जो 10 सेंटीमीटर होता है पर इंसर्ट कराए, टाइम हमारा टी, टाइम t1 t2 t3 चेंज करते रहेंगे और डिफरेंट सैंपल के लिए डिफरेंट वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। अब यहाँ पर सपोज करते हैं 10 ml जो सैंपल लिए, इसको ड्राई किए, सपोज करो इसका जो मास आया वो आया md, हमें वो मास पता चल गया जो इसमें सेटल हो रहा है। और हमें परसेंटेज फाइनल में कंसंट्रेशन कौन सा बताना, वही कंसंट्रेशन बताना है पार्टिकल का जो सेटल हो जा रहा है, जो पार्ट सीव से पास हो रहा है। तो उस कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर m डिवाइड बाई Vp कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें परसेंटेज फाइनल पता चल जाएगा। इन केस अगर हम कंसीडर करते हैं जो हमारा डिस्पर्सिंग एजेंट था उसको भी अगर कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, इफ डिस्पर्सिंग या डिस्पर्सन एजेंट मीन्स डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट आल्सो कंसीडर, जो डिस्पर्सन एजेंट ड्यूरिंग पोस्ट ट्रीटमेंट हमने अप्लाई किया था उसको भी अगर कंसीडर किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, परसेंटेज फाइनल कैलकुलेट करते टाइम यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, md डिवाइड बाई कैपिटल V होगा, बट यहां पर चेंज होगा md बाई V। इस कंसंट्रेशन में से हम डिस्पर्सिंग एजेंट के कंसंट्रेशन को माइनस कर देंगे। तो हम सपोज किए जो हमारा डिस्पर्सन एजेंट है उसका मास m है, क्या है, स्मॉल m है, और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से और यहां से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा परसेंटेज फाइनल क्या होगा।
नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोमीटर मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड का यूज, एक डिवाइस है, इट इज यूज्ड टू फाइंड डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। हाइड्रोमीटर दिखता कैसे है, कुछ इस शेप में, जैसे हमारा थर्मोमीटर होता है, सेम इसमें एक लिंब होता है और नीचे एक हेड होता है। जो लिंब होता है इसको हम लोग स्टेम बोलते हैं। हेड जो होता है वो कंसिस्ट करता है हैवी मेटल, और जो हैवी मेटल होता है हमारा लेड होता है, मीन्स पीवी या मरकरी होता है, और मरकरी एचजे। स्टेम के सेंटर पार्ट पर जीरो स्केलिंग होता है। ये ध्यान रखना है, हाइड्रोमीटर ऐसी डिवाइस है जिसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने पर, स्केल के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने पर रीडिंग की वैल्यू ज़्यादा ऑब्टेन होती है, और अपवर्ड डायरेक्शन जाने में रीडिंग की वैल्यू कम ऑब्टेन होती है। तो जीरो के ऊपर जो हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है नेगेटिव होती है, और जीरो के ऊपर जो वैल्यू, नीचे जो वैल्यू ऑब्टेन होती है वो पॉजिटिव होती है। इसको मार्क करेंगे तो यहाँ +5 -5 ऊपर होगा, इस टाइप से -10 मार्क करेंगे, यहाँ पर -15, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा +5 +10 एंड +15। इस टाइप से हम इसको, इस पर कैलिब्रेशन करते हैं। मार्किंग करने के बाद एक बेसिक डिफरेंस है हमारे पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड में। वो डिफरेंस ये है कि पिपेट मेथड में क्या करते थे हम, सॉइल सस्पेंशन एमडी जो हमारा वैल्यू होता है, एम और स्मॉल डी, ठीक, एमडी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते थे, डायरेक्ट हम सॉइल सस्पेंशन में पिपेट को इंसर्ट कराते थे, वहां से सैंपल सक कराते थे, उसका मास निकाल लेते थे, ड्राई मास, और वही हमारा एमडी हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली एमडी ना कैलकुलेट करके इसको हम सॉइल सस्पेंशन से क्या फाइंड करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करेंगे, या डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन फाइंड करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमें अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी लेयर की पता चल जाए जी, तो हम ये बता देंगे ये लेयर का कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाटर कितना है, कम है या ज्यादा है। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बताता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड के रेस्पेक्ट में जो हमारा सॉलिड है या सॉयल है उसका कंसंट्रेशन कितना है, यही हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए फार्मूला जो होता है वो होता है 1 + RH डिवाइड बाई 1000। RH क्या होता है, रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर होता है, जिसको जो हमारी रीडिंग है इसको हम RH से मार्क करते हैं। हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल गया। उसके बाद हमें परसेंटेज फाइनल फाइंड करने के लिए फाइनल का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है हाइड्रोमीटर में, वो हम ये यूज करते हैं, G डिवाइड बाई G - 1 इंटू RH डिवाइड बाई M कैपिटल D इंटू 100। इसकी हेल्प से हम परसेंटेज फाइनल फाइंड कर लेंगे। परसेंटेज फाइनल को परसेंटेज n से डिनोट करते हैं। तो ये मेथड है हमारा हाइड्रोमीटर मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड में रीडिंग लेते टाइम कुछ करेक्शंस आते हैं, उन करेक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। करेक्शन फॉर हाइड्रोमीटर रीडिंग कौन कौन से हम देखते हैं। फर्स्ट करेक्शन है मेनिस्कस करेक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं CM से। मेनिस्कस करेक्शन क्या होता है, जो हाइड्रोमीटर होता है जब इसको सॉइल सैंपल में इंसर्ट कराते हैं, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इसमें क्या होगा, वैल्यू में वेरिएशन आएगा। और ड्यू टू कैपिलरिटी यहाँ पर क्या एक मेनिस्कस फॉर्म होता है, ना कि प्लेन सरफेस हमें ऑब्टेन होता है, यहाँ इस टाइप से मेनिस्कस फॉर्म होता है। तो जब हम साइड से वैल्यू को रीड करते हैं, ठीक है, वैल्यू साइड से रीड करेंगे, ये हमारा विजन है, तो हमें कौन सी वैल्यू ऑब्टेन होगी, हमें ये वैल्यू ऑब्टेन होगी, ऑब्जर्व रीडिंग ये हो जाएगी, और हमारा जो एक्चुअल रीडिंग होगा और ये हो जाएगा RA। इसलिए यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं मेनिस्कस करेक्शन, और जो हमारा मेनिस्कस करेक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव।
दूसरा करेक्शन होता है टेम्परेचर करेक्शन। इसको डिनोट करते हैं CT से। टेम्परेचर करेक्शन किस लिए अप्लाई करते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोमीटर होता है उस पर जब हम कैलिब्रेशन करते हैं तो जनरली जो टेम्परेचर हम लोग कंसीडर करते हैं वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कैलिब्रेशन करते हैं, बट ड्यूरिंग द टेस्ट अगर टेम्परेचर में राइज होता है या फॉल होता है तो क्या हमें जो वैल्यू ऑब्टेन होगी उसमें वेरिएशन होगा। तो इस चीज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई करेंगे। और जो हमारा टेम्परेचर करेक्शन होता है, अगर ड्यूरिंग द टेस्ट टेम्परेचर राइज करता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से तो इसको हम पॉजिटिव अप्लाई करते हैं, और अगर ड्यूरिंग द टेस्ट टेम्परेचर की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो इसको नेगेटिव अप्लाई करते हैं। मीन्स हमारा जो टेम्परेचर करेक्शन है वो पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट करेक्शन है डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन, इसको डिनोट करते हैं हम CD से। डिस्पर्सिंग एजेंट हम कब अप्लाई करते हैं हमें पता है, ड्यूरिंग द पोस्ट ट्रीटमेंट। जब पोस्ट ट्रीटमेंट के टाइम हम डिस्पर्सिंग एजेंट या जिसे बोलते हैं डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जो हमारा सॉइल सैंपल होगा उसका अपेरेंट डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब अपेरेंट डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा तो मीन्स जो हमें ऑब्जर्व वैल्यू आएगी हमें वो ज़्यादा ऑब्टेन होगी। तो यहाँ पर जो करेक्शन अप्लाई करेंगे ड्यू टू डिस्पर्सिंग एजेंट, इसको CD, ये अप्लाई करेंगे हम नेगेटिव करेक्शन। ये हमारे करेक्शन थे ड्यू टू हाइड्रोमीटर। अगर कंपोजिट करेक्शन की बात किया जाए, टोटल करेक्शन क्या होगा उसको अगर डिनोट करें CC से तो क्या होगा, CM पॉजिटिव था ड्यू टू मेनिस्कस, प्लस माइनस टेम्परेचर CT एंड माइनस CD। ये हमारा कंपोजिट करेक्शन होगा ड्यूरिंग द टेकिंग रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर। आज क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज क्लास में हमने डिस्कस किया सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आज क्लास सभी को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।